टाइमिंग भेज दी है ग्रुप पे। अच्छा, 121,234.4 डिवाइड बाई 8। अब आपके पास जो पे ओ लेवल्स वाले जाहिर है वो P1 की तरह करेंगे, दे विल नॉट यूज कैलकुलेटर। तो भाई किसका आंसर आ गया? एक मिनट, ग्रीन का आ गया। इब्राहिम 154.3। हम भी करते हैं, कैसे करूँ उसको डिवाइड? मतलब अगर कैलकुलेटर नहीं है तो कैसे करूँ उसको? मैं तो ऐसे करूंगा कि इसको लिख सकते हैं हम 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 4, नहीं 4 4/80, 8 × 10। ये समझ में आ गया होगा प्लीज। अब मैसेजिंग नहीं करो, पढ़ाने दो। अब 1 2 3 4 4, इसको डिवाइड करने के लिए हम जाते हैं लॉन्ग डिवाइड पे। 8 1 8, इसको माइनस करा लेते हैं। आपके पास क्या आएगा? आपके पास आ जाएगा 4, फिर 3 कैरी डाउन हो गया। बाकी कैंसिलेशन भी कर सकते हो 2 से, वो आपकी मर्जी है। फिर आपके पास आ जाएगा 8 5 40। फिर आपके पास आ जाएगा 3 और 4 कैरी डाउन। फिर आपके पास आ जाएगा 8, कितने था? यस, 8 4 8 4 28। अब क्या आ जाएगा? सॉरी, 8 3, हाँ 8 4 32। अब क्या आ जाएगा आपके पास? 2 कैरेट डाउन, 4 यहाँ पर आ जाएगा। सॉरी, 4 और 4। अब क्या करें इसके बाद? यही आ रहा है ना यहाँ तक? 43 24 24। मैंने कुछ गलती की है। 24 8, एक बार रुकना, वापस से करने देना। बहुत नींद आ रही है कसम से। 8 1 8 हो गया, 4 कैरी हो गया, फिर 3 डाउन आ गया। 8 5 कितना हो गया? 40 हो गया, फिर 3 कैरी डाउन हुआ। हाँ सही तो करा था। ये आ गया 32, 2 कैरी। बिल्कुल ठीक किया था, सॉरी, बिल्कुल ठीक किया था। ये आ गया 24 24। कैंसिल हो गया, ये सिर्फ बच गया आपके पास 1543 डिवाइडेड बाय। आप 80 भी कर सकते थे, मैंने 8 से डिवाइड किया था और मैंने 10 वहीं छोड़ दिया। 10 से डिवाइड करने के लिए कोई आपको लॉन्ग डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। 10 से डिवाइड करने के लिए आपको सिर्फ डेसिमल एक लेफ्ट पे शिफ्ट करना होता है। तो मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो अगर 80 से करना है 80 से कर लो, मतलब 2 2 से रिड्यूस करना है 2 2 से कर लो। आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से पेपर 1 में अपने आप को लेके चलते हो भाई। मैंने क्या किया था, मैंने इसको पहले तो डेसिमल हटाया था। डेसिमल हटाने के बाद मैंने इसको 8 से डिवाइड किया, यानी इसको डिवाइड किया। 10 मैंने यही छोड़ दिया, क्योंकि एंड में मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इसका एक डेसिमल यहाँ ले जाऊंगा। किसी और के पास कोई तरीका है तो बताए। आंसर आ चुका है 154.3। सेट है। अब 3/7 ऑफ 56, ये तो बहुत ही आसान है भाई। ये हो जाएगा 3/7 मल्टीप्लाई बाय, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 7 1 7। आपके पास आ गया 7 8। आंसर क्या आ रहा है? बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है, चलो गुड। अगला अच्छा सवाल था, स्टार्टिंग में उसने एक थोड़ा सा सोचने वाला सवाल दे दिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2A। किसी को पता है इसका आंसर क्या होगा? हाँ हाँ, इस वर्किंग का ऑप्शनल कोई और तरीका भी है, आपको वो भी कर सकते हो। सही। करीम का आ गया, वहाब का आ गया। हाँ, 7 का आ गया। 3/9 अगर आप लिख रहे हो तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। ये कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें? कोई तरीका बताओ मुझे, आंसर नहीं बताओ, तरीका बताओ। वालेकुम अस्सलाम। इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर, शेडेड अपॉन टोटल। यस, अब इसके लिए देखो, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं आपको सिखाता हूँ एक चीज। वो क्या है? वो ये वाला ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल मैंने आपको कहा था एग्जामिनर का फेवरेट होता है। एक ये बनाया था और एक और भी बनाया था। इसमें आप क्या करते हो, इस ट्रायंगल के लिए आप ये बेस लेते हो, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइट, आपका एरिया आ जाता है। तो मैं करूंगा क्या, मुझे राइट डाउन द फ्रैक्शन ऑफ दिस 3 × 3 स्क्वायर दैट इज शेडेड। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका मतलब फॉर्मूला ये लगाएंगे, शेडेड अपॉन टोटल। अच्छा, टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, टोटल एरिया साफ साफ आप बॉक्सेस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके पास आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया 9। अब ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस क्या करोगे आप? बेस क्या रखोगे?
दिस इज योर बेस, ये आपकी बेस है, ये आपकी बेस है, सिर्फ आपने बॉक्सेस काउंट करने हैं। दिस इज योर बेस, दिस इज योर हाइट। ये और ये ट्राइंगल एक ही है, हाँ, फर्क नहीं है। यस, हाफ इंटू 3 इंटू 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ बचेगा 3/9, जो कि रिड्यूस होके हो जाएगा 1/3। कोई मसला? गुड। हो गया 1/3। अब आ रहा है 0.5। इस मेथड से करना जरूरी है। हरीश, कोई और तरीका मुझे भी सिखाओ, कोई और तरीका है किसके पास? टू कहाँ से आया? ये देखो, ये रहा 3 और ये रहा 2, 2 और 3। सही है। काउंट करके भी कर सकते हैं, पर काउंट करके समझाना और करना बड़ा मुश्किल है बॉक्सेस वाला। आई वुड प्रेफर कि आप ऐसे कर लो, मैनुअली काउंट। 1 2, हाँ, मतलब चिपका चिपका ही कर लो यार, ये थोड़ा सा इतना एरिया बाकी है, ये इन दोनों को मिला लो, एक हो जाएगा। ये भी ठीक है। इस वाले को इसको मिला लो, ये थोड़ा समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर किसी को करना है वो वैसे कर ले। अच्छा, 0.5 का स्क्वायर, सबसे पहले जब भी किसी नंबर का स्क्वायर लगा होगा स्पेशली डेसिमल में, उसको भाई 2 दफा लिख लेना, वरना गलती हो जाएगी। अक्सर बच्चे इसको लिख के आ जाते हैं। 0.5, इसका मतलब है 0.5 इंटू 0.5। बेसिकली दिस इज, यस, अयान, सुनहरा, अबिया, इंशुरा, सबका आंसर ठीक आ रहा है। इसको ऐसे लिख लेना, और फिर 5 5 जा 25। नाउ काउंट द टोटल नंबर ऑफ डेसिमल इन द क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ डेसिमल कितने हैं? 2, तो हम इसको 2 यहाँ शिफ्ट कर देंगे। आंसर हमारे पास आ चुका है 0.25। सही है भाई? बारी का है। अच्छा, पूछा ही उससे डिवाइड बाय टोटल था। अब्दुल रहमान से मांगा ही था, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस स्क्वायर दैट इज शेडेड, यानी कि शेडेड आउट ऑफ टोटल, एंड टोटल इज अनशेडेड। हाँ, इसका तरीका एक और भी है, अगर आप ये करना चाहो तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा मेथड, 5/10 मल्टीप्लाई बाय 5/10। कोई अगर ऐसे करना चाहे तो वो ऐसे भी कर सकता है, एक ही बात है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। मरियम देखो कब तक होती है। ये भी बड़ा आसान सवाल है, इसमें कोई बच्चा गलती नहीं कर सकता। प्लीज जो लेवल्स वाले हैं, डोंट यूज कैलकुलेटर, वरना कोई फायदा ही नहीं है। वाह आमना, ये तो बैड सीन है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन तीनों को ऐड करोगे सबसे पहले, यानी 120 प्लस 90 प्लस 40, इन सबको ऐड करो तो कितना बनता है? नहीं, अगर आप माइंड में कर सकते हो, डोंट नीड टू शो द वर्किंग। इन सबको ऐड करो, कितना बनता है? 250। देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 250। आंसर आ रहा है आपके पास 110। ये आपका आंसर आ गया 110। ठीक है, बड़ा आसान सवाल था। अगले पे आते हैं। 110, कोशिश करनी है पेपर आज सॉल्व करना है पूरा। 360 कहाँ से आया? ये सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए था। 3 4 दिन बाद पेपर है, सारे एंगल का सब किसके बराबर होगा? 360 के बराबर होगा ना। ओके, सुनहरा का आंसर आ गया, ईशल का आ गया, वानिया, बिया। गुड। वाई की वैल्यू इतने सारे बच्चों की आ गई। वाई भी बड़ा आसान है, हाँ। नो मान, गुड। बाय बाय, नो बाय बाय। अच्छा, वर्क आउट द वैल्यू ऑफ वाई, इस पे लिखा हुआ है एक चीज जिससे सवाल सॉल्व होगा, वो ये वर्ड है। ये तो पढ़ो आमना। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं? सही किया है सर। ये सारे एंगल होते हैं 60। यस, दिस इज 60, ये भी 60 है, लिखने की जरूरत नहीं है समझाने के लिए। दिस इज ऑल्सो 60। ये तो बच्चों वाला सवाल था। इसका मतलब आपके पास y की वैल्यू आ गई 180 माइनस 60 विच इज 120। ये भी क्लियर है? गुड महा, 120। अब आते हैं रेयान। इक्वेटर ट्रायंगल के सारे एंगल 60 होते हैं, इसका मतलब लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब ये वाला एंगल 60 है, देन एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन एड अप टू 180। 180 60 माइनस का, ये मिल गया। फिर चेक करो, मार्क इसकी में वही लिखा हुआ है। नो अनदर वे। अच्छा, अब Benjamin's age is 2 years, Mariam is 5 years younger than Benjamin. Write an expression for Mariam age in terms of t। ये मॉक वाला सवाल है सर, हाँ, ये मॉक वाला सवाल दिया था। अच्छा, ये टी आपके पास आ गया, t-5। ये तो बड़ा आसान है। ये बेसिकली अलजेब्रा वर्ड प्रॉब्लम है, पर बड़ा आसान है। जैसे कि अगर इसकी एज 10 नहीं, 10 नहीं, इसकी एज अगर 12 साल है और मरियम उससे 5 साल छोटी है, तो मरियम की एज क्या होगी? 12 - 5 होगा ना। मतलब एज वाले सवाल जिनकी वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी, जिनको वर्ड प्रॉब्लम तंग करती है ना, वो क्या किया करें,
अपनी मर्जी से कोई भी एज बना लिया करें। यानी बेंजामिन की हमने कह ली भाई 5 साल है, 12 साल बेंजामिन की एज है। मरियम उससे 5 साल छोटी है, तो मरियम की एज कितनी होगी यार, 12 - 5, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर कॉलिन एज इज ट्वाइस बेंजामिन एज, ये बड़ा आसान है। कभी नहीं, झूठ नहीं बोलो अनुमान। यस, इसकी एज अगर फॉर एग्जाम्पल 6 साल है, तो इसकी कितनी होगी, ट्वाइस कॉलिन की। यानी कि कॉलिन आ जाएगी तो आ गया 2T, बस हो गया। ये बात समझ में आ गई ना। 2T, यस। पार्ट बी भी वेरी इजी। सर अगर मेरा पेपर में ऐसा नहीं होता बेटा, स्टार्टिंग के क्वेश्चन आसान ही होते हैं, लेकिन नहीं, 5 बड़ा अच्छा सवाल लग रहा है मुझे। सर T × 2 लिख सकते हैं, T × 2 भी लिख सकते हैं। पार्ट बी में सईदा जो एज है उसका दुगना, डबल, डबल का मतलब 2T। 4B का आंसर बताओ आपको। पहले आप सॉल्व करो, जिनका आंसर 11 आ रहा है वो गलत है। अहमद अच्छा सवाल है। पार्ट ए में 5 - T नहीं लिख सकते, T - 5 ही होना जरूरी है, 5 - T पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। 19 आंसर है। 5 × 3 -2 × -2, 5 3 = 15 +4 19। यस, ये सारी वर्किंग शो करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लो। मैं बिगर, वाह, उमर ठेंगा। अब इंसर्ट वन सेट ऑफ ब्रैकेट टू मेक दी कैलकुलेशन करेक्ट, ये वही वाले सवाल है जो मैंने भी कराया नोट्स के अंदर, बिल्कुल ऐसी। आपने सिर्फ ब्रैकेट लगाना है और फिर आपका आंसर 9 आना चाहिए, आपको ब्रैकेट लगाना है। तो अगर मैं ब्रैकेट, ये तुक्केबाजी से होता है भाई, अगर मैं ब्रैकेट यहाँ लगा दूंगा इसका मतलब ये हो गया कि मैं, अगर मैं यहाँ लगा दूं तो इसका मतलब 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ लगाने से 9 नहीं आ रहा, इसका मतलब ब्रैकेट यहाँ नहीं लग सकता। ये आप मेंटली साइड में करते हो। अगर आपको वन गो में क्लिक नहीं करता, फिर आप यहाँ ब्रैकेट लगाओगे, इधर से भी अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया, लेकिन इसमें पहले तुक्के में आया था। यानी अगर आप यहाँ ब्रैकेट लगाते हो इसका मतलब होता 8, ये ऐसा दिखता सवाल, ये सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए। फिर ये ऐसा दिखता 8 × 2 - 7, 8 × 2 = 16, 16 - 7 = 9। ठीक है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब आते हैं पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी अच्छा सवाल है। इसके अंदर ब्रैकेट नहीं लगाने, इसके अंदर आपको क्या करना है, ये प्लस माइनस ऐड लगाना है, यानी कि आपका आंसर जो है वो आना चाहिए 20। जैसे कि अगर आपने ऐसी ऐसी अगेन तुक्केबाजी है भाई, यहाँ लगा दिया माइनस, ये ऐसे लगाने से आंसर 20 आना चाहिए। तो करो जरा। शेख, ताहा, नुमान, सोहा, हम्म, नहीं सॉरी गलत है, शेख तलहा, आपका आंसर ठीक है। नहीं तकी तो भी +5 × 2 +5, वो दो आंसर हो सकते हैं, तकी 3, नहीं सोहा, इमामा .5.2 क्यों लिखा है। 3 × 5 15, 15 +7। यस, गुड। आंसर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आंसर नॉट अवेलेबल, आंसर इज अवेलेबल। 3 × 5, नहीं 3 + 5। मैं भी अभी तुक्केबाजी कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर देखने को मिले। अब जैसे 3 + 5 8, 17, नहीं इससे नहीं आ रहा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, ये क्या फजूल है। 3 × 5 = 15 +2 - 7, इससे भी नहीं आ रहा, -2 +7, 3 × 5 = 15, 7, हाँ आ गया। ये तो आपके ऊपर है, आपने ऐड ऐसे करना था कि 20 बने। अब आप जो जो भी, अगर किसी और को कोई और तरीका लगता है तो बताओ भाई, जिससे बन जाए। यस, ये करेक्ट है। 3 × 5 -2 + 7, इससे आपका आंसर 20 आ रहा है। 3 + 5, 3 + 5, एक मिनट, वो नया तरीका है मार्केट में सुनहरा का। 3 + 5 × 2 + 7, 3 + 5 = 8, 8 × 2 = 16, होगा ही नहीं, 5 × 2 = 10। ये भी अच्छा ही लग रहा है, नहीं हो जाएगा इससे। 5, ये वाला आंसर देखो, इस वाले को, ये दूसरा आंसर देखते हैं।
इसका मतलब है कि पहले आप इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि बॉड मास के हिसाब से आप अगर ये आंसर करते हो, एक आंसर तो ये है जिनका ये आ रहा है वो भी ठीक है, अगर आप ये वाला सॉल्व करते हो, क्या, एक बार रुक तो जाओ, 5 × 2 10, 3 + 5 × 2 + 7, एक साइन दो दफा लगा सकते हैं टू मेक द कैलकुलेशन करेक्ट, इंसर्ट प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई टू मेक द कैलकुलेशन करेक्ट। यार मेरे ख्याल से ना इसमें लिखा हुआ तो नहीं है सर, मार्किंग सी में वो लिखा है माइनस लगाना कंपलसरी है, यस इसमें देखो लिखा हुआ है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई, अगर आप इस ऑप्शन पे जाते हो, मुझे मार्किंग सी नहीं पता, लेकिन इसमें माइनस का साइन नहीं यूज हो रहा। अगर ऐसा होता ना कि इसमें और पॉसिबिलिटी होती, तो फिर वो आपको लिख देता वर्डिंग के अंदर, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं होगा, हालांकि उससे आंसर 20 आ रहा है, लेकिन उसमें ये सिंबल यूज नहीं हो रहा। और इस वर्डिंग से ये भी पता चल रहा है कि आप एक सिंबल एक ही दफा यूज कर सकते हो। कोई और कंफ्यूजन है तो बताओ। यस जी, मैं भी वही एक्सप्लेन कर रहा था। वो आएगा जो नहरा, मैं वो नहीं समझा रहा, वो तरीका ठीक है, 3 × 5 + 2, नहीं क्या था, 3 + 5 × 2 + 7, इससे भी आपका आंसर आ रहा है 20, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये माइनस का साइन यूज नहीं हो रहा, इसने बोला हुआ इंसर्ट प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, मतलब उसने स्पेसिफिकली बोल दिया 3 सिंबल यूज करके ही 20 आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ गई ना, गुड। कैलकुलेट द पैटर्न सो दैट द ए बी इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये जो सिमेट्री वाले सवाल होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि भाई ये कुछ भी आ सकता है। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब जो शेप यहाँ मौजूद है वही शेप इधर भी होनी चाहिए। तो ड्रॉ करो, इधर यही शेप छाप दो, यही शेप यहाँ छाप दो, तो ये वाला ड्रॉ करना तो बहुत आसान है, करेक्ट। ये वाला ड्रॉ करना तो बहुत आसान है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, सही। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है इस लाइन ने उस शेप को इक्वल पोर्शन में डिवाइड किया होगा, यानी जब लाइन पे फोल्ड होगा तो दोनों साइडें ओवरलैप हो जाएंगी, ठीक है। अब ये वाला ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है। सब पेपर में, पेन से बनाओ, पेंसिल से बनाओ, मर्जी है। अगर आपको इसको लाइन ऑफ सिमेट्री बेसिकली रिफ्लेक्शन ही होती है, हाँ। ये कैसे बनेगा, ये वाला देखो, ये तो फिर भी आसान है, ये वाला जो है, ये वाला लाइन ये इधर चली जाएगी, ऐसे ही होगा, बस इसको यहाँ ले जाओ, इधर ऑपोजिट जाएगा ना, और इसको यूं कर दो, हो गया। ये समझ में आया। एक दो, जिनको ट्रेसिंग पेपर से करना है वो ट्रेसिंग पेपर से कर ले भाई, ट्रेस करें और उधर छाप दे। और एक और तरीका भी है कि ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन इन द लाइन, इन द स्लांट लाइन से भी कर सकते हैं। ट्रेसिंग पेपर दिया नहीं जाता, ट्रेसिंग पेपर लेके जाना पड़ता है। अच्छा ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री है, और लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि आपके पास जो लाइन होगी, जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, जो ये वाली लाइन होगी, उतना ही शेप उसके दूसरी साइड पे होगा, सही। तो आप अगर ले जाना चाह रहे हो ड्रेसिंग पेपर, तो आप बिल्कुल ले जाते हो भाई, अलाउड है ड्रेसिंग पेपर। शफीक आपको रिमूव कर दूंगा मैं अब। अच्छा, आप, अच्छा अगले सवाल पे हेक्सागोनल रोटेशन बिटवीन ऑर्डर 6 द पेरीमीटर, एक मिनट हाँ। कोई मसला नहीं है मैम, सर व्हाट डू यू से अबाउट ड्रेसिंग पेपर, कुछ नहीं, जिन ऐसे सही है भाई। ओके, एक मिनट हाँ। एक- अच्छा जी, अब आते थे, पैरामीटर हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 6, the perimeter of the hexagon is 30, draw a sketch, sketch बोला है not accurate, draw a sketch of a hexagon labeling the lengths of the side। अच्छा ठीक है, इसका हेक्सागोन की कितनी साइड्स होती हैं, एक पर रुकना, हेक्सागन की 6 साइड्स होती हैं, यस। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा पेरीमीटर 30 है तो एक साइड की लेंथ कितनी होगी, ईच साइड, ये मैं वर्किंग कर रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ईच साइड आपके पास आ जाएगी 30 / 6, यानी 5 सेंटीमीटर। अब आपको रेगुलर हेक्सागोन बनाना है, तो आप क्या करोगे, रेगुलर हेक्सागोन विथ 5 सेंटीमीटर एज ईच साइड, 1 2 3 4, स्केच है यहाँ, ये एक्यूरेट नहीं है। बन गया, एक मिनट। स्केल ड्राइंग से नहीं करना, ये सिर्फ आपने स्केच कर देना है, ड्रॉ स्केच ऑफ हेक्सागोन। अगर लिखा होता ना ड्रॉ एक्यूरेटली, तो फिर आपको ड्रॉ करना पड़ता। यानी आप सिर्फ शो कर दोगे कि यार ये 5 5 5 5 5 5 हेक्सागोन की 5 साइडें और सबकी लेंथ जो है वो कितनी है, 5 5 5 5। क्योंकि पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन क्या होता है, अब ड्रॉ हो गया तो अब समझना आसान होगा। अगर भाई एक साइड, 2 3 4 5 6 साइडें हैं, और 6 के 6 का सम, अगर वन साइड एक्स है तो दूसरी भी एक्स होगी, तीसरी भी एक्स होगी, फिर रेगुलर है, तो 6x = 30, x = 5, यहां से आया था। अगर आप स्केल से ड्रॉ कर दोगे 5 5 5, तो भी ठीक होगा, तो भी कोई गलत की बात नहीं है, लेकिन स्केच लिखा हुआ है इसलिए एक्यूरेट होना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर एक्यूरेट लिखा होता फिर आपको स्केल वगैरह से ड्रॉ करना पड़ता, आर्क्स बनाकर। वो कैसे करते वही बता देता हूँ। यहाँ रखते आप, अब आज क्या, यहाँ रखते हैं आप स्केल, अगर आपको एक्यूरेट 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, इधर 5 5 5, फिर आप स्केल से ड्रॉ करते हैं। खैर अभी वो हमें नहीं करना। सर अगर अभी हम एक्यूरेट बनाए तो अगर अभी हम एक्यूरेट बना लें तब भी कोई मसला नहीं है, आपके मार्क्स नहीं कट होंगे, एक्यूरेट बना सकते हो आप। ठीक है, इधर आते हैं, राइट दिस टेम्परेचर इन ऑर्डर फ्रॉम कोल्डेस्ट टू हॉटेस्ट। इसका मतलब है कि आपको नेगेटिव वाले पहले लिखने हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर है पहले, छोटे से बड़ा। ये दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग कोल्डेस्ट टू हॉटेस्ट। नहीं आया, बिल्कुल नहीं होगा। तो बड़ा आसान है, नेगेटिव नंबर में सबसे छोटा कौन है, -21, देन -18, देन -10, देन -2, देन 17। सर रोटेशन और फिर मिस हो गया मुझसे, अगर कंसिडर करें इफ वी हैड टू ड्रॉ एक्यूरेट, कर मरीम कर सकते हैं ना, एक्यूरेट मांगा ही नहीं है अभी। अच्छा, वर्क आउट द टेम्परेचर दैट इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्डर। अच्छा, मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था टेम्परेचर, तो मैंने वहाँ वर्ड्स लिखवाए थे किस में ऐड करना है, किस में सब्ट्रैक्ट करना है। कोल्डर इज अ वर्ड जो हमें बताता है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और कॉमन सेंस भी है, -8 -5, आंसर आ रहा है -23। सेट है, यस। ये तो आसान सवाल था। द रोप इज कट इनटू 3 पीसेस, 3 5 4। आई नो द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस इज 180। ग्रुप पे सेंड किया था, ऑर्डर में जो जाहिर है नेगेटिव सबसे छोटा होगा ईमान, और पॉजिटिव सबसे बड़ा होगा। अच्छा, 300 आंसर आ रहा है भाइयों सबका, बहनों। बस हम 7 क्वेश्चन पे आया। सर प्लीज टेम्परेचर करें, ये नहीं करो, वो नोट्स में है। अच्छा, नोट्स खोल लो, उसमें मिल जाएंगे आपको सॉल्व, लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, नोट्स क्लास वर्क वाली फाइल में मिल जाएंगे। या ऐसे हम नहीं बता सकते। अच्छा, हम क्या कर रहे थे, अच्छा, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस ऑफ रोप इज 180, यानी आपके वो 3 रेशो गिवन है, तो एक और भी रेशो है आपके पास, इन सबको ऐड करो, टोटल कितना होगा। हालांकि टोटल की भी जरूरत नहीं है, दिन में ठंडक पड़ गई, गुड। ये हो गया टोटल 12, अभी 12 की जरूरत नहीं है। अभी किसकी जरूरत है, ये 180 कौन है, इन तीनों रेशो में से 180 किसको बिलोंग कर रहा है, 3 को 5 को 4 को कि 12 को, 3 को 5 को 4 को कि 12 को, ये वर्ड बताएगा आपको। ये शॉर्टेस्ट लिखा है तो ये 3 को बिलोंग कर रहा है, ये 3:180। अगर ये लॉन्गेस्ट होता तो ये 5 को बिलोंग करता, अगर ये टोटल होता ये 12 को बिलोंग करता। ठीक है, सिंपल सी बात है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पीस, अब अपने को लॉन्गेस्ट पीस ऑफ रोप की लेंथ निकालनी है, तो 5:x, सिंपल। आया, वाह। 5/180 नहीं, 5 × 180 डिवाइडेड बाई 3,
3 1 जा 360 जा, ये वर्किंग आप थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं समझाने के लिए करता हूँ ज्यादा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड भी ऐसे ही होगा। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ पीस। ठीक है भाई, 3:180। टोटल कितना है? 12:x या y। इसका आंसर को बताएगा? नहीं, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द रोप। हाँ, 3 × 180, ये हमने उल्टा लिख दिया एक मिनट। 240 + 320। गिव योर आंसर इन मीटर्स। ओके 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 ओके, सही है, समझ गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा? सर तो 300:10 कर सकते हैं। 300 किसका है? 300 टोटल है, 10 टोटल नहीं है, 12 है ना। ये कर सकते हैं, 300:12 ये भी कर सकते हैं। अच्छा जी, 720, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 112 × 180 / 3। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ रहा है 720 क्या सेंटीमीटर। और इसके अंदर एक चीज और आ गई, कन्वर्जन। हमें आंसर देना है मीटर में, तो यू नीड टू डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो आंसर जो आप लिखोगे वो क्या लिखोगे? 7.2। अच्छा, पेपर में वैसे तो कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ रोप। यहाँ लिखा हुआ है मीटर्स। अगर ये ना भी लिखा हो ना, आप इसको जरूर देख लिया करो जब आंसर लिख रहे हो ना, इसके यूनिट जरूर देख लिया करो, ये यूनिट और क्वेश्चन के यूनिट मैच कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है कि सवाल सेंटीमीटर में चल रहा हो और वो बना बताए बगैर मीटर में कोई चीज पूछ ले, ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी देख लेना, एहतियात रखना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। अब अगला सवाल पहले आप करो, मुझे जरा एक मिनट रुकना। अच्छा, अब सेट है। खैर, आ जाओ इधर। द डायग्राम शोज नाइन ट्रायंगल ए एंड बी। डिस्क्राइब फॉर द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑनटू ट्रायंगल बी। 3 मार्क हैं और इसको परफेक्टली डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। रोटेशन लग रही है या रिफ्लेक्शन लग रही है, सबको पता है कि रोटेशन है। ट्रांसलेशन तो फरजाद कोई बोल ही नहीं सकता है, ये रोटेशन है। अब मसला किधर है कि इसका एंगल क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसका सेंटर क्या है, ये तीनों चीजें पता करनी होती हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये हमारे ओरिजिन से हो भी रही है नहीं हो रही है। उसको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। ये देखो, दिख रहा है ओरिजिन से हो रही है, लेकिन हमने चेक किया है। सिया, ये ये देखो, ये भी एक तरीका ये है। दूसरा तरीका चेक करने का ये है, ये डिस्टेंस 1 और 1 है, तो ये रोटेट होने के बाद ये ओरिजिन से देखो ये 1 और 1 हो जाएगा। खैर, इससे तो समझ में नहीं आएगा। इसको देखो, ये कितना है? 4 and 1, 4 and 1। और जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको ऐसे पढ़ाया था, 4 1 becomes 1 4। राइट, फ्लिप कर देना, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 3 4। तो आपका आंसर आ चुका है, और आंसर मैं लिख रहा हूँ। रोटेशन 90 डिग्रीज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं नूरिश। ये ऐसे पता चलता है, ये यूं जा रहा है, एरो देखो तो पता चल जाएगा। रोटेशन 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद तीनों चीजें देखना कि आपने डायरेक्शन, एंगल, सेंटर, तीनों चीजें बताई हैं या नहीं बताई। तो रोटेशन तो है ही है, चलो। 90 डिग्रीज एंगल हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, और ओरिजिन हो गया सेंटर। ठीक है, और बोलो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं, जरूरत ही नहीं है जब ओरिजिन से हो। सर आपने एक चीज पढ़ाई थी कि किसी में फ्लिप नहीं करते। हमने पढ़ा था कि जब 180 डिग्रीज होते हैं तो हम फ्लिप नहीं करते। ओरिजिन चेक करके हुआ। अगर आप सिर्फ रोटेशन लिख देंगे तो आपको सिर्फ 1 मार्क मिलेंगे। सर अगर ये ओरिजिन से नहीं होता तो फिर, अगर ये ओरिजिन से नहीं होता तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ता। सर बाइसेक्टर ओरिजिन ना हो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ता। हादी फिर से बोलो, इतने मैसेज आ रहे हैं कि वो मुझसे मिस हो जा रहे हैं इधर। अभी तुम्हारा देखा, नेक्स्ट, एक मिनट सर, ये सेंटर चेक किया, रिजा चेक किया भाई, ये चेक किया। 4 1, तो ये हो गया आपका 1 4। चेक किया। शफीक अबाउट ओरिजिन गिरा 4 आ गया, ये 4
एंड 1 है, तो ये भी क्या हो गया 4 1, फ्लिप होने के बाद हो जाएगा 1 4। ये 1 4 ही तो हो रहा है 1 4। इधर से देख लो 4 और 2, 4 और 2, तो इसको फ्लिप करने के बाद ये हो जाएगा 2 और 4। तो दूसरा पॉइंट भी ऐसी हो रहा है, देखो 2, एक मिनट, 2 और 4। तो ये ओरिजिन से हो रहा है तभी ऐसा होगा। अगर ये नहीं, अगर ये पॉइंट कहीं और होता तो अब ये 2 और 3 हो गया ना, ये पता चल जाएगा कि ओरिजिन से नहीं है। ये सब पढ़ा चुका हूँ शफीक, हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, वर्क आउट 1/3 इंटू 8/9, गिव योर आंसर। ये तो बड़ा आसान सवाल है। गिव योर आंसर इज अ मिक्स नंबर। ग्रीन तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा एग्जाम में, मिक्स नंबर में होना जरूरी है। दूसरा याद करने पड़ते हैं ये। अच्छा, 32 अगर आप 32/27 लिख के आओगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के जो भी गया। अच्छा, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 8/9, सही है। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं। 32/27। अब मैं आपसे क्या कह रहा था, क्यों मार्क्स नहीं मिलेंगे? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ गिव योर आंसर एज अ मिक्स्ड नंबर। मिक्स नंबर का मतलब है आपको उसको होल नंबर में देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 होल नंबर, यानी 27 1 27। 27 और 32 के बीच में कितना गैप है? 5 का। ये हो गया 1 होल नंबर 5/27। अगर नहीं लिखा होता तो आप फिर जाहिर है 32/27 भी लिख सकते थे, कोई मसले की बात नहीं। सेट है ये वाला। अब Kate has bunch of grapes. She ate 1/4 of the grapes in the morning. वन नंबर तो मिलता, हाँ वन एक नंबर मिल जाता अगर आप 32/27 लिखते। सो वी डोंट नीड टू फ्लिप इट व्हेन वी टेक वन पॉइंट। इब्राहिम भी क्या लिख रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। Kate has bunch of grapes. She ate 1/4 of the grapes in the morning. She ate 2/3 of the grape in the afternoon. What fraction of the grape does she has not eaten? कितना खा गई? कितना मंड दिया केट ने? ये नहीं मांगा कितना नहीं खाया। शी हैज नॉट ईटन। सही आंसर आ रहा है 10/12। सही आंसर नहीं है। 11/12 का मतलब हो गया बहुत करीब पहुंच गए हो आंसर के। गुड। यानी कितना खा गई? 1/4, 8 शी एट। ये हो गया 1/4 प्लस, आमना तुम हर सवाल में एक ही बात बोलती हो। यानी इतना खा गई वो 1/4 प्लस 2/3, दैट बिकम्स 12। 3 4 2 8, यानी ये आपके पास आ गया 11/12। यानी आप खुद सोचो 12 में से 11 हिस्से, इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है? 12 में से 11 हिस्से खा गई। बहुत भूखी थी बेचारी। कितना बचा? हाँ, यस, रिमेनिंग, रिमेनिंग 1 - 11/12। ये आ गया 1/12। हाँ, 1 से माइनस कर दो, 12 से माइनस कर दो, एक ही बात है। नहीं भी करो ऑब्वियसली, यहाँ फ्रैक्शन ही बता रहा है आपको कि भाई 12 हिस्से थे, 11 हिस्से वो खा गई, एक हिस्सा बच गया। ये क्या मरियम बिल्कुल सही बोला। सही है जीनिया, ऐसे कर लो, टोटल 12 था, 12 में से 11 माइनस। ये प्रोबेबिलिटी की तरह बिल्कुल ठीक। सॉल्व द इनइक्वालिटी। 1 से माइनस नहीं करो, टोटल से करा लो, 1 12 से करा लो, एक ही बात है। केट लड़की नहीं हो सकती क्या है? ये क्या? अच्छा, सॉल्व द इनइक्वालिटी, ये तो आसान सवाल है, ये आप करो। इसका अगर आप आंसर -2 शू लिख दोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इनइक्वालिटी होना चाहिए। यार इतना खा गई तो बचा कितना से मांगा, यही है रिमेनिंग। अच्छा, x - 5, हमने सिर्फ टोटल किया कितना उसने ईट किया और टोटल में से माइनस करा दिया। टोटल इज ऑलवेज द डिनोमिनेटर। 12 यानी 12 - 11। अच्छा, ये हो गया x - 5। x - 5 इज ग्रेटर देन 3x + 7। x माइनस, इसमें मैं आपको बताता हूँ गलती। ये हो गया 5 + 7 -x इज ग्रेटर देन, कितना आ रहा है आप लोगों का? ओह सॉरी, 3x था। ये आ जाएगा -2x इज ग्रेटर देन 12। अब आपको एक रूल पता होना चाहिए इनइक्वालिटी का, वो रूल क्या है? यस, बिल्कुल ठीक। यानी x इज ग्रेटर देन 12 डिवाइडेड बाय -2। वेन एवर यू मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव नंबर,
तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होना चाहिए, तो ये हो जाएगा फ्लिप और इसका मुंह उलट जाएगा। अब ये हो जाएगा x इज लेस देन -6। एक तरीका ये करने का है, लेकिन अगेन कोई चीज -6 हो जाएगा, जब ये मैं 2 दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी आ जाएगा -6 तो इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब तक आपके पास इस तरह से इनइक्वालिटी नहीं लिखोगे ना, इनइक्वालिटी में मार्क्स नहीं मिलते। ये हो गया x इज लेस देन -6, x इज लेस देन, तो ये इनइक्वालिटी होना जरूरी है, पहली चीज। दूसरा तरीका स्टूडेंट ये भी कर सकता है कि अभी हम -3x को उठा के इधर लेके आए ना, तो कोई ये भी कर सकता है कि सर इसको मैं यहाँ ले जाऊं और इसको यहाँ ले जाऊं। हाँ, ये वाला तरीका भी ठीक है, इससे भी सेम आंसर आएगा। फिर आपका आंसर ऐसा दिख रहा होगा -6। तो ये एक ही बात है, आप ये भी लिख सकते हो, सही, ये भी ठीक नहीं, सॉरी, -6। किसी का अगर आंसर ये आ रहा है तो वो ये भी लिख सकता है, दोनों आंसर ठीक है, तो मसले की बात नहीं है। इनइक्वालिटी का रूल है कि जब भी आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। सर वर्किंग को एक, यस, अगर आप सिर्फ -6 लिख दोगे तो 1 मार्क मिल जाएगा, अगर आप x ना लिखो। ठीक है, ये वापस रिपीट कर रहा हूँ, इफ यू मल्टीप्लाई डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब एरिया, इसमें हमने दोनों को ऐड किया था और फिर 1 से माइनस करा देता है। जिन बच्चों को 1 से माइनस नहीं करना वो 12 से माइनस करा लें भाई, टोटल 12 है, 12 से माइनस करा लें, 12 -11 1। अच्छा जी, ये वाला सवाल ये वाली चीज इसने मुझे भेजी थी क्वेरी में अभी कुछ दिन पहले। नूरान भी आ गए, अच्छा। अब इसमें लिखा है यूज द रिजल्ट टू फाइंड द बेस्ट, यूज द रिजल्ट फाइंड द बेस्ट सिस्टम। अब इसमें लिखा हुआ है कि विन करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 4 आउट ऑफ 6 गेम्स, ठीक है। तो लूज करने की कितनी होगी, इसकी बात कर रहा हूँ, लूज करने की कितनी होगी, तो ऊपर वाले की 6 गेम्स में से लूज करने की। यस, इसकी लूज करने की होगी 2/6। इसकी कितनी होगी, इसकी होगी भाई बिल्कुल ठीक, 13 गेम वो जीत गया 20 में से, तो कितने बचे, इसकी लूज करने की हो जाएगी 7/20। ये बात तो सबके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें लिखा यूज द रिजल्ट टू फाइंड द बेस्ट एस्टिमेट। अगर वो बेस्ट एस्टिमेट वाले सवाल कर पूछता है ना, ये मैंने एक ही देखा है, एक मुझे आज जारा ने भी सेंड किया था। इसके अंदर अगर वो आपसे बेस्ट एस्टिमेट पूछता है तो जो ज्यादा वाला डिनोमिनेटर होता है दैट रिप्रेजेंट्स योर बेस्ट एस्टिमेट। ज्यादा में से प्रोबेबिलिटी जब निकाली जाती है, ज्यादा मतलब मोर, ग्रेटर, तो वो बेस्ट एस्टिमेट होता है। तो आपका डिनोमिनेटर कौन सा वाला ग्रेटर है, आप वो सेलेक्ट करके आओगे अगर क्वेश्चन में बेस्ट एस्टिमेट लिखा होगा। जितना ज्यादा में से आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो वो ज्यादा एक्यूरेट होती है। तो अभी आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, बताओ क्या आंसर होगा। यस, थैंक यू, ये आंसर हो जाएगा 7/20। यानी यू विल गिव प्रेफरेंस, बेस्ट एस्टिमेट में यू विल सेलेक्ट द ऑप्शन विद द ग्रेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, आप उस वो लिख के आओगे अगर क्वेश्चन में बेस्ट एस्टिमेट लिखा होगा। ठीक है, तो 4/6, तो 4/6 और 13/20 तो हो ही नहीं सकता यार, वो तो विन करने की है। इसमें लिखा हुआ है विल नॉट विन, नॉट विन का मतलब हार गया, हार गया का मतलब लूज। सही, आगे बढ़ते हैं। बेस्ट एस्टिमेट में आप लिख भी लेना जिनको नहीं समझ में आ रहा, यू विल सेलेक्ट द प्रोबेबिलिटी विद द ग्रेटर डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्पिनर स्पन 9 n टाइम्स, द स्पिनर 60 तो कहीं से आया ही नहीं। जब मुझे बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही। द स्पिनर इज स्पन 9 n टाइम्स, द स्पिनर लैंड्स ऑन रेड 14 टाइम्स, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, गुड, नहीं नूरेश, ये कहाँ से आ गया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सिर्फ नाम होता है, आई डोंट नो, वाह। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सिर्फ नाम होता है प्रोबेबिलिटी। यस, थैंक यू इसका, प्रोबेबिलिटी। और उसमें लिखा हुआ है स्पिनर स्पिन n टाइम्स द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन रेड ऑन lands on red 14 times, the relative frequency of the spinner landing on red is 0.2। और इसका फॉर्मूला क्या है, n मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 14।
ये गिवन है आपको। या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। नहीं इब्राहिम, एक दिन पहले या 2 दिन पहले शायद, यस। स्पिनर लैंड्स ऑन रेड, तो इसका आंसर आप लोग का आ क्या नहीं आया? यस, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। टी इज प्रोबेबिलिटी। तो एन कितना है? एन आपको ढूंढना है। 0.2 इज इक्वल टू 14, यानी एन इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 0.2। अब तो आसान हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, आपका आंसर आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 70। ठीक है, एक दफा और ट्राई करता हूँ। देखो ये वाला फॉर्मूला है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, कि फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी विल गिव यू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसमें गिवन है द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पिनर लैंडिंग ऑन रेड इज 0.2, यानी ये हमें गिवन है, 0.2 गिवन है। सही। फिर वो आपसे कह रहा है कि रेड आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है 14। टोटल कितना है हमें नहीं पता, एन, ये दूसरा तरीका है, यानी एक ही चीज है। तो हम हमने को क्या किया, एन को यहाँ भेज दिया, 0.2 को यहाँ भेज दिया, सिंपल। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपको ये फॉर्मूला तो ऑब्वियसली आपको याद करना पड़ेगा। और फॉर्मूला वही है, जैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो न्यूमरेटर में आता है अपॉन टोटल। ये भी वही चीज है। सही। अच्छा, अब आते हैं अगले सवाल पे, 13 का ए, द बेरिंग ऑफ मिंग फील्ड फ्रॉम लैंटर्न इज 156। पहले आंसर आप बताओ इसका। पीस प्रोबेबिलिटी, बेरिंग भी मेजर। इसका अगर आप स्केच बना लो ना तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। एम और लैंटर्न। 204 गलत है, 24 भी गलत है, 336 आ रहा है बहुत सा आंसर। 24 गलत है। 24 का मतलब हो गया बहुत करीब पहुंच चुके हो आंसर के। 224 नहीं सही। आंसर क्या है भाई? 336, 336 सही है भाई। अच्छा जी, अब बेरिंग पढ़ते वक्त समझना, 156 किधर होगा? 156 जाहिर है कुछ ना कुछ ऐसे एंगल बन रहा होगा। ये बात तो आप सबके समझ में आ गई होगी, दिस एंगल इज 156। ये है मिंग फील्ड नॉर्थ, लैंटन यहाँ पर है। तो इसमें लिखा हुआ था बेरिंग ऑफ मिंग फील्ड फ्रॉम लैंटन इज 156। इसका मतलब हो गया ये वाली जो बेरिंग है ये है आपके पास 156। आपको कहाँ से बेरिंग चाहिए? आपको बेरिंग चाहिए, कैलकुलेट द बेरिंग, और नहीं एक मिनट, बेरिंग ऑफ मिंग फील्ड फ्रॉम लैंटन, यहाँ ये आ जाएगा ये, और यहाँ पर आ जाएगा एम। अब आप यहाँ पे एक नॉट बनाओगे, और आपको पता है जैसे ही आप नॉट बनाओगे आपको पता है कि दो नॉट्स के अंदर वाले एंगल का सम बराबर होता है 180 के, इसके बगैर बेरिंग हो ही नहीं सकती। करेक्ट। तो सबको ये वाला एंगल निकालना आना चाहिए। इसका मतलब अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो बिल्कुल ठीक है। बस एक छोटी सी गलती आप कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे? बिल्कुल ठीक। ये एंगल कितना आएगा, ये अंदर वाला एंगल, ये वाला 24, बिल्कुल ठीक, ये एंगल आ गया 24। लेकिन ये आंसर क्यों नहीं हो सकता? ये आंसर क्यों नहीं हो सकता? 024 भी नहीं हो सकता भाई, 024 भी नहीं हो सकता। ये क्लॉकवाइज नहीं है, बिल्कुल ठीक। बेरिंग हमेशा क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है, तो हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो आंसर आ जाएगा 360 माइनस 24। एक मिनट, यस, तो कितना आंसर आ गया? 336। तो अगर आप स्केच छोटा सा बना लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? हाँ, सही कहा था बिल्कुल, जबरदस्त अब्दुल रहमान। अब ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन लैंटन एंड मिंगफील्ड इज 4.5, the actual distance between 9 kilometers, the scale of the map is 1:n। इसका आंसर पता है किसी को? हम्म, हम्म, सबसे पहले सेंटीमीटर इज टू किलोमीटर। ये कन्वर्जन है, स्केल्स एंड मैप कन्वर्जन से ही लिंक करता है। 4.5 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 9 किलोमीटर के। इसको सिर्फ आप रिड्यूस कर दो, बहुत सिंपल है, ये 4.5 है और ये 9 है, इसको सिंपली रिड्यूस कर दो तो क्या आएगा?
मतलब 4.5, और इसको रिड्यूस करने के लिए आपको बहुत आसान है, 4 मतलब तो मेंटली हो जाएगा 4.5 वन जा और टू जा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, इसको सिर्फ रिड्यूस कर दिया है। अब आप क्या करोगे, बहुत आसान सा तरीका है। ये स्केल एंड मैप वाले सवाल होते ही कन्वर्जन से, आपकी कन्वर्जन अच्छी है, स्केल एंड मैप 1 मिनट में हो जाएगा। आपको करना क्या है, जो बड़ा वाला साइड होती है ना, उसको हम छोटे वाले उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि बड़ी वाली साइड है 2 किलोमीटर, हम 2 किलोमीटर को एक्चुअली सेंटीमीटर में कितना दिखता वैसे लिखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर, ये चार्ट आपको ऐसे पढ़ाया था, किलोमीटर से पहले मल्टीप्लाई कराएंगे 1000 तो मीटर में आ जाएंगे, फिर दोबारा मल्टीप्लाई कराएंगे 100 तो किसके अंदर आ जाएंगे, सेंटीमीटर के अंदर आ जाएंगे। याद है कि इस तरह हमने करा था, और ये मैंने फिर बना दिया। तो आप इस रिपीट कर रहा हूँ, ये 4.5 वन और 4.5 टू, ये सिंपली रिड्यूस हो गया, तो इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी करनी नहीं पड़ी। ठीक है, तो हमेशा ये होता है कि स्केल मैप में जो बड़ा वाला होता है उसी को आप कन्वर्ट करते हो। सही, कि डिवाइड ही क्या, हाँ हम ना। अब 2 किलोमीटर एक्चुअली में सेंटीमीटर में कितना दिखता, आप इसको भी कर सकते हो, लेकिन ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, आप डेसिमल में चले जाओगे। सही, और लिखा हुआ भी है 1:n, तो हमेशा बड़े वाले को ही किया जाता है। तो इसके लिए आप सिंपल लिख दोगे 1:, ये हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, हम मीटर में आ गए, फिर हमने मल्टीप्लाई किया, सॉरी एक जीरो ज्यादा था, फिर हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, यानी कि आप डायरेक्ट 50 लगा दो, आपका आंसर आ चुका है 1:20, 1, 2, 3, 4, 5। सही है, रिड्यूस हो गया 1:2, फिर किलोमीटर को सिंपली मीटर में चेंज करता हूँ। कोशिश करते हैं। अब 14 वाला आप करो जल्दी से। अक्सा का आंसर आ गया सबसे पहले, ग्रीन का आ गया 9x-1। फिर तो जा इंश्योर अभी, शेरियान अभी सॉल्व करो। 14, 15 भी थोड़ा आसान है, ये पेज इज इजी। फुल मार्क्स आने चाहिए 6 के 6। कोशिश करते हैं आदि, बहुत नींद आ रही है मुझे। सुनहरा आंसर, फिल्जा, फिल्जा बिल्कुल। नो जवाब, ईमान। पहले वाले का आंसर 9x-1 है, यस। कि मैं सॉल्व तो नहीं करूँ ना, आप कर लोगे 9x-1। दूसरे वाले का आंसर क्या है, दूसरा का भी आ गया, हाँ सही सही, 2x² -11x -21 +21 नहीं, -21, यस। नुमान तुम मुझे 15 वाले का आंसर बताओ। -1 + 9x, दूसरा वाई, इसका आंसर है 1 या 2x² -11x -21। मरियम, इंशरा, बिल्कुल ठीक। बड़े टर्म ब्रेक नहीं करेंगे, इसमें लिखा हुआ है एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई नॉट। मैं भी कर रहा हूँ भाई, फरमाइश आ गई है। -10, 6x + 9, ये आ जाएगा आपका 15 - 6 9x -1। अगला वाला 15 वाला नंबर पैटर्न है, आप 15 प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा दुरेमान। ये तो बहुत आसान वाला नंबर पैटर्न दिया हुआ है इसने। सबरेटर ब्रेकिंग तब करेंगे जब फैक्टराइज लिखा होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया। अभी लिखा है एक्सपैंड, एक्सपैंड और फैक्टराइज का ऑपोजिट है दोनों एक दूसरे के। ये हो गया 2x² -14x +3x -21। ये आपके पास आ रहा है 2x² -11x -21। अब नंबर पैटर्न में सबसे पहले आप देखो कॉमन डिफरेंस है या नहीं है, हाँ या ना। आ गया ये पी, गुड, यस प्लीज। 23, ऐसा कैसे तो हो सकता है, कौन था ये 23 वाला। अच्छा ये आ गया 6, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, करेक्ट। तो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस आपके पास 6 का है, तो आप 6 के साथ लिख दोगे n। फिर मैंने आपसे कहा था 6 से आपने जाना है फर्स्ट टर्म तक, यानी 6 से आपने जाना है 1 तक। तो कितना माइनस करूं, यस -5 हो गया। 6n - 5, सिंपल। आगे बढ़ रहा हूँ, गुड। अगर माइनस वैल्यू हो तो भी ऐसे करेंगे, लेकिन फिर माइनस पे ज्यादा ख्याल रखेंगे। नंबर लाइन बना लेना जो उस केस में।
अच्छा जी, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यस, यस मिल जाएंगे अब, यह नंबर पैटर्न में दे देता है मार्क्स। अच्छा, ओ एम एन इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर गिवन है तो एरिया की जगह लिख दिया 30। 30 नहीं, 30 पाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 20 का स्क्वायर। अब देखने में तो बड़ा आसान है अब, लेकिन इसको कैलकुलेटर के बगैर आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है? पाई और पाई, पाई और पाई कैंसिल कर देते हैं। इधर भी पाई है और इधर भी पाई है। ठीक है, ये दोनों हमने क्या किया, कैंसिल आउट कर दिए। अब पहले एक्स को सब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 360, और 20 का स्क्वायर कितना होगा? हाँ 400। यानी ओ लेवल वालों बेचारों को करना है बगैर कैलकुलेटर के, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। पहले सब्जेक्ट बना लो, उसके बाद देखो क्या चीज कैंसिल आउट हो गई। यहाँ से जीरो, जीरो और जीरो, ये कैंसिल हो गया। सिर्फ आपके पास बच गया 3 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 4। आंसर आ चुका है, 4 1 जा 4, 9 जा। आंसर इज 27। यस, 27। अच्छा जी, द मास ऑफ द प्लैनेट सैटर्न द मास ऑफ द डिफरेंस इन द मास बिटवीन सैटर्न एंड वीनस। इन दोनों में बड़ा कौन है उसको आप पहले लिखोगे, और क्योंकि डिफरेंस का वर्ड है तो आप क्या करोगे, माइनस कराओगे। ये आ जाएगा डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस। अच्छा जी, पहले कैसे लिखोगे? पहले आप लिखोगे 5.7 इंटू 10 की पावर 26 माइनस 4.9 इंटू 10 की पावर 24। अब आप बताओ, जिन्हें पढ़ो अभी। 5.65 इंटू 10। ये इसके दो तरीके हैं, कॉमन लेके भी कर सकते हो, और मैं ये करूंगा, आई वुड प्रेफर कि पावर अगर सेम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पावर सेम करने के लिए ये हो जाएगा 570 इंटू 10 की पावर 24 माइनस 4.9 इंटू 10 की पावर 24। 570 का मतलब है मैंने दो डेसिमल राइट पे शिफ्ट किया। दो क्यों किया? क्योंकि मुझे से 24 बनाना था। ठीक है, तो अब माइनस, जब 10 की पावर सेम हो जाती है तो फिर आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट 570 में से 4.9 माइनस करो। 570 में से इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये आएगा 5 पॉइंट नहीं 565.1। ये आपके पास आ जाएगा 565.1 इंटू 10 की पावर 24। लेकिन ये आपका आंसर नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल है 1 2। एक मिनट, 1 2, तो ये आपके पास आ गया 5.651 इंटू 10 की पावर 20। लेफ्ट जाएंगे तो कर देंगे, ये आ जाएगा 26। यस, रैंक मसला नहीं है, ये हो गया 5.651 इंटू 10 की पावर 26। और दूसरा तरीका था कॉमन लेके करना, अगर आप कॉमन लेके कर सकते हो तो वो भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा सही है अभी। अब रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक एक्स द सब्जेक्ट। कॉमन लेके भी एंड में यही बनता, तो वह कॉमन लेते तब भी एंड में यही होता, 570 माइनस 4.9। तो ये तो आपको साइड में करना ही पड़ता अगर हम मेंटली माइनस नहीं करा पा रहे हैं। 570 माइनस 4.9। ओके, रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक एक्स सब्जेक्ट। ये बच्चों वाला सवाल आ गया। रबिया, रोया नहीं करो यार। ये तो आसान है, यस। 19 जैसा सवाल मेरे नोट्स में है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो मैं भी कर रहा हूँ। ये हो गया पहले वाई स्क्वायर, पहले स्क्वायर रूट हटाएंगे, x+2/3। उसके बाद आप करोगे x+2 = 3 y स्क्वायर, x = 3 y स्क्वायर - 2। ये तो फ्री के उसने आपको 3 नंबर दे दिए। 3 y स्क्वायर - 2। ठीक है, समझे, इट वॉज वेरी इजी। अच्छा, अब आते हैं इधर। ये बिल्कुल सवाल नोट्स में भी है।
टी वाई -2, आ रहा हूँ ए एंड बी पॉइंट्स ऑफ सर्कमफ्रेंस। स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं ना, इसको भी स्क्वायर कर दिया, इसको भी स्क्वायर कर दिया। अच्छा, सबसे पहला हमारे पास हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। मोहम्मद वो मुश्किल है यार, वो मुझसे मिस हो गया कुछ। अच्छा, सो ओ बी टी एंड ओ ए टी, स्क्वायर क्यों, स्क्वायर स्क्वायर कहाँ से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा ना। अच्छा जी, तो जाना मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा आपको। अच्छा, कॉन्ग्रेंट, हाँ हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंट के अंदर हमें टेस्ट अप्लाई करना पड़ता है, साइड 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 एंगल साइड एंगल एंगल साइड, ये टेस्ट अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए हमें दिख रहा है, मुझे एक चीज दिख रही है वो बड़ी आसान सी, वो मुझे दिख रहा है सबसे इजी पीजी, ओ बी इज इक्वल टू ओ ई, और रीजन हो जाएगा रेडियस, यानी एक साइड में लिख लिया, साइड मैंने एक साइड प्रूफ कर दी। फिर मैं लिखूंगा ओ बी टी इज इक्वल टू ओ ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। इसके आगे अगर रीजन नहीं होगा, यू आपके एक नंबर चले जाएंगे। इक्वल टेंजेंट, बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह, बहुत अच्छा समझाया। लेकिन 90 डिग्रीज के आगे आपने रीजन नहीं लिखा। ये 90 डिग्रीज क्यों है, टेंजेंट एंड रेडियस और परपेंडिकुलर। ठीक है, ये रीजन होना जरूरी है, यानी आपने सा प्रूफ कर दिया, और प्रूफ कर दिया। एक चीज और आपने करनी है, वो आप कुछ भी कर सकते हो, ये साइड प्रूफ हो गई, ये एंगल प्रूफ हो गया। मेरे पास दो तरीके हैं, सबसे अच्छा मुझे लग रहा है, ये भी लिख सकते हैं मान, ओ टी, रफी सिमिलैरिटी में ऑब्जेक्ट बढ़ जाता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस में नहीं होता। ये ओ टी इज कॉमन टू बोथ ट्राइंगल्स, ठीक है, यानी मैं लिख रहा हूँ ओ टी कॉमन टू बोथ ट्राइंगल्स, देयरफॉर ये आपके पास हो गया, देयरफॉर एस ए एस प्रॉपर्टी, यस, सास आ गई, ये हो गया ओ टी। और कोई ये भी कह सकता है कि टी ए एंड टी बी आर इक्वल बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट और रेडियस जब मीट करते हैं साइन, तो वो और कोई एस 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 प्रॉपर्टी भी लग रही है इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है। आमना ये बेटा लिखा हो, ये सर्कल थ्योरम की प्रॉपर्टीज है, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर, बी ओ ए डबल ऑफ बी टी लिख सकते हैं, और ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बी ओ ए इज नॉट डबल ऑफ बी टी ओ, ये कोई डबल नहीं होते भाई, ये एंगल एट द सेंटर इज एंगल एट द सर्कमफ्रेंस नहीं है। शफीक तुम यही लिख के आना, साइम ये आप, ठीक है। जिस पे देखो, एक साइड हमने प्रूफ करी, वापस देख लेना, एक साइड प्रूफ करी, फिर हमने एंगल प्रूफ किया, फिर हमने एक और साइड प्रूफ करी, लेकिन उसको प्रूफ करने का रीजन क्या था कि भाई ओ टी इज कॉमन टू बोथ ट्राइंगल। और कोई चाहता तो कोई ये भी कर सकता था कि भाई ये वाले साइड के बजाय इसमें एक और चीज भी प्रूव हो रही है कि टी ए एंड टी बी आर इक्वल। सर बट साइड के बीच वाला एंगल तो प्रूफ नहीं करना होता, नहीं, किसने बोला प्रूफ करना होता है। आपके पास टेस्ट है, आप इस सवाल के अंदर एस 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 भी लिख सकते थे, प्रोवाइडेड विद प्रॉपर रीजनिंग, उसके मार्क्स भी मिल जाते। ठीक है सर, सर आया आंसर ए ए एस, ए ए एस प्रूफ होगी, ए ए एस बी इसमें प्रूफ नहीं होगी, ए एस कैसे, हाँ हो सकती है, ये दोनों एंगल सेम है, अगर आप रीजन लिख दो कि ओ टी इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, ये बताना पड़ेगा उसकी रीजनिंग, अयान अगर तुम्हें समझ में आती है तो ठीक है। सर बी टी एंड ए टी हो सकता है, मैंने बोला तो बी टी एंड ए टी, यस बी टी और ए टी भी बराबर हैं बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। सर बट साइड के बीच वाला एंगल तो प्रूफ नहीं करना होता, किसने बोला ये दूसरा, बिल्कुल नहीं, टेस्ट होते हैं, जो भी टेस्ट आप लगाओ। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ फिर मैं, फाइंड एफ इनवर्स एक्स, वेरी इजी। सर ओ बी टी एंड ओ टी एंगल, ओ बी टी कर तो दिया 90 डिग्रीज मरियम। एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए पहले सब्जेक्ट बनाओ, एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, खुद ही एफ इनवर्स एक्स निकलाएगा। भाई, आ गया आंसर, बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर, जबरदस्त। वाई, सेम मरियम सेम, ये आपके पास आ जाएगा एक्स 10 + 7x, एक्स आपके पास आ गया वाई -10/7। बस जब एफ इनवर्स एक्स में लिख रहे हो तो भाई वाई की जगह आप क्या लिख दोगे, एक्स।
अगर आपने 10 - x लिख दिया ये गलत हो जाएगा, x - 10 है, फिर आपको एक नंबर मिलेगा। एंडिंग ही लग रहा है मुझे होने वाली है, लेकिन अब ये अच्छा सवाल है। फाइंड द शेडेड एरिया। इसमें हम क्या करेंगे, हम पूरे रेक्टेंगल एरिया निकालेंगे और उसमें से छोटू वाला रेक्टेंगल माइनस कर देंगे। पर छोटू वाला रेक्टेंगल में ये साइड कैसे आएगी? रेशियो, बिल्कुल ठीक कहा। ये वाली साइड कैसे आएगी? इसमें लिखा हुआ है आर ज्योमेट्रिकली सिमिलर, सिमिलर ट्राइंगल्स हैव एंड सिमिलर शेप्स हैव सेम रेशियो। यानी पहले मैं ये ढूंढूंगा, इसको मैं एक्स कह रहा हूँ, ठीक है। तो 12/8 इज इक्वल्स टू 12/8 इज इक्वल्स टू 9/x। फर्स्ट फाइंड एक्स, ढूंढो एक्स। ठीक है, मतलब लेंथ अपॉन लेंथ, विथ अपॉन विथ, ब्रेथ अपॉन ब्रेथ, जो भी लिखना हो। ये कितना आ रहा है पहले मुझे ये बताओ। 12/8, 9/x, 6, गुड। यानी x आपके पास आ गया 8 × 9 / 12। ये आपके पास आ गया 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नहीं स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो अभी एरिया थोड़ी निकाला है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल, ये मैं लिख रहा हूँ सब समझाने के लिए, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। लार्जर रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, 12 × 9, 12 × 9 माइनस स्मॉलर का एरिया क्या होगा? स्मॉलर का एरिया होगा 8 × 6, यानी 108 माइनस, आंसर क्या है बाय द वे? 70 आंसर आ रहा है। 60 आ रहा है भाई इसमें। 108 माइनस, सॉरी, पक्का वन, हाँ सही तो है। ये आपका आंसर आ गया 60। अच्छा सवाल था। 60, गुड अरम गुड। 22 स्किप कर दें, बच्चों वाला है, खुद कर लेना। 23 पे आ जाते हैं। 23 तो आसान है। अच्छा 23 और 21, 22 तो आसान है। 23 पे आ जाते हैं। अटेंडेंस, जवेरी आप आगे निकल गए। 22 इज वेरी इजी यार, अलजेब्रा नहीं कर रहे हम। लोअर बाउंड है सर, ये भी अच्छा सवाल है। राइट डाउन द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, मिनिमम नंबर का मतलब ही लोअर बाउंड होता है। मिनिमम नंबर का मतलब ही लोअर बाउंड होता है। आपको सिर्फ 36,000 का लोअर बाउंड निकालना है। और लोअर बाउंड कैसे आता है? करेक्ट टू नियरेस्ट 1000। 1000 का आधा कितना हो गया? 1000 का कितना हो गया? यस, करेक्ट टू ने ऐसी पढ़ा, ये हो गया 500, 500। करेक्ट टू का आधा हम ऐड कर देंगे तो अपर बाउंड बन जाएगा, माइनस करा देंगे तो लोअर बाउंड बन जाएगा। ठीक है, -500, ये आपके पास आ गया 35500। गुड सोहा, 35500। ठीक है, करेक्ट टू के आधे को ऐड करें तो अपर बाउंड, माइनस करें तो लोअर बाउंड। खैर दूसरा आप सोचो जब तक मैं ये कर रहा हूँ, ये फरमाइश आ रही है। 3 4b², 3a + 4b, नहीं 2b, और a - 2b। ये यार अलजेब्रा नहीं कराया करो, ये हो गया 3, अनलेस वर्ड प्रॉब्लम हो। a + 2b, a - 2b। पार्ट बी, आदि कैसे किया? जुमेरा 15250, हाजी 25749 157, ये सारे आंसर अलग आ रहे हैं भाई। ये कितना मौका है? The number of male attending the match is 21,000. Correct to nearest 500. अच्छा मैच कौन जीता? मैच इज, न्यूजीलैंड हार गया। अबे तो भूल ही गया मैच। आदि -1 क्यों किया है? ये रीजन बताओ मुझे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों, नहीं सब्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। 4 रन से जीत नबिया तुमका भाई। सी टीम से हार रहे हैं, यही तो। बाबर को कैप्टनसी पता नहीं क्यों नहीं उसमें।
बेवकूफ आदमी है। द नो मरियम, द नंबर ऑफ मेल अटेंडिंग दिस सेशन इज दिस। ग्रीन नहीं यार, आ रहे थे नजर नहीं लग रही। वाह क्या तुम्हारी रीजनिंग है। आदि वन से वन वाला कहाँ, वन वाला क्यों आया तुम्हारा आंसर? अच्छा सबसे पहले, द नंबर ऑफ मेल अटेंडिंग द मैच इज 21,000, करेक्ट टू नेरेस्ट पेपर। ये वाला इज प्रिटी गुड, अच्छा था ये वाला पेपर, ऐसे ही आ जाए, क्या बात है। द नंबर ऑफ मेल अटेंडिंग द मैच इज 21,000, करेक्ट टू नियरेस्ट 500। यानी कि इसका पहले तो इसका एक मिनट रुको। 21,000 का अपर बाउंड कितना होगा और लोअर बाउंड कितना होगा? साथ में एक्सप्लेन करो, आंसर देख के नहीं बताओ। इसका देखो, इसमें करेक्ट टू 500 है, 500 का आधा कितना हो गया? 250। अब मैं इसमें 250 ऐड करूंगा, अपर बाउंड आ जाएगा, और 250 माइनस करूंगा तो लोअर बाउंड आ जाएगा। यानी अपर बाउंड आ जाएगा 21,250, और लोअर बाउंड कितना आएगा? लोअर बाउंड आपके पास आ जाएगा 20,750, ठीक है। वाई 3636। अब इस पे लिखा है नंबर ऑफ मेल्स अटेंडिंग अ मैच इज 21,000, करेक्ट टू नियरेस्ट 500। अब आपको माइनस करना है प्लस करना है, ये समझ में आ रहा है? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स, फीमेल कैसे आएंगी? कॉमन सेंस, ये टोटल है, ये मेल है, इन दोनों को माइनस कराना है, सॉरी। ये टोटल है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मेल्स हैं, जब इनको माइनस कराएंगे तो फीमेल आएंगे। तीसरी कैटेगरी नहीं बैठी हुई, कोई ये नहीं कहेगा। ठीक है, अब हम 36,000 में से इसको माइनस कराएंगे, लेकिन हमारे पास मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि हमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड पे रखना होता है चीजों को। तो 36,000 हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम। तो 36,000 का अपर बाउंड क्या होगा? नमान, ये बहुत जीनियस बच्चा ही कोई बता पाएगा। 36,000 का अपर बाउंड होगा 36,500, लेकिन इस पे नहीं रख सकते हम। ये क्या सवाल दे दिया एग्जामिनर ने? ये कैसे सोचेगा बच्चा बेचारा, इतने मासूम आप लोग, अल्लाह में की गाय। ये आप कैसे सोचोगे पेपर में? 36,500 में एक कम करना पड़ेगा आपको, एक कम करना पड़ेगा। एक कम करेंगे तो कितना आएगा? यस, इतने प्यारी प्यारे बच्चों आप लोग, मासूम शक्लें देखो। 36,499, ये इस पे रखना पड़ेगा आपको। ये मैं नहीं समझा सकता, सच्ची। आएगी बात। भाई 36,550 पे नहीं रखेंगे ना, इस पे रखेंगे तो ये तो राउंड ऑफ हो जाएगा। इसको अगर राउंड ऑफ करना है तो ये कितने पे राउंड ऑफ हो जाएगा? ये हो जाएगा 40,000 पे राउंड ऑफ। क्या ये बात समझ में आती है? आनी चाहिए यार ये वाली। इसको अगर रखेंगे थ्री यार, ये क्या दे दिया इसने यार? 36,500 पे रखेंगे तो ये तो 40,000 पे राउंड ऑफ हो जाएगा ना। अपर बाउंड, अपर बाउंड और लोअर बाउंड का मतलब होता है, इन वैल्यू पे अगर आप रख रहे हो तो दैट शुड, आफ्टर राउंडिंग ऑफ, ये वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए। ये वैल्यू 36, जैसे सिंपल से सवाल देता हूँ। अब जैसे 2.6 है, 2.6 इस पर राउंड ऑफ होगा। सिंपल करते हैं बिल्कुल ना बच्चों वाला, 2.6 इस पर राउंड ऑफ होगा। 3 पे राउंड ऑफ होगा ना, 3 पे होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से 3.1 है, 3.1 किस पर राउंड ऑफ होगा? 3 पे होगा, बिल्कुल ठीक। अच्छा अब आप मुझे खुद बताना, 3.5 किस पे राउंड ऑफ होगा? 4 पे, बिल्कुल ठीक। इसीलिए मैं 3.49, अगर मैं 3.49 कर दूंगा ना, ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, अगर मैं 3.49 कर दूंगा तो ये 3 पे राउंड ऑफ होगा। जैसे ही 0.5 लग गया उसमें, वो आगे वाले पे राउंड ऑफ हो जाएगा। ये मैंने बहुत अच्छा समझाया। अब ऑब्वियसली से माइनस करो। देर फॉर फीमेल्स आपके पास आ गई। देखो, फीमेल ढूंढ रहे हैं बेचारे हम लोग। क्या? 36,499 माइनस 20,750, कितना मिला? सौ नहीं मेरे को भी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर लेना। 36,499 माइनस करा के बताओ क्या है। पेपर वन आप लोग को देना है, उनमें बिल्कुल आप लोग के मैसेजेस नहीं पढ़ रहा।
15749, 15749। गुड। मैं आपसे दुआ करता हूँ आप लोग के लिए कि ऐसा सवाल ना आए। 15। गुड। ओहो। शीश। अभी नहीं नुमान, अभी आपको टाइम है। किराया किराया। पुष्पा। कोई नहीं कोई नहीं। आई नो तुम लोग सिंगल हो आदि। नुमान अच्छी बात है। चलो अब आते हैं 24 पे। 24 भी आसान है। बाकी नहीं, आज कंप्लीट करना है। कितने तो 3 सवाल तो रह गए यार। अच्छा आओ वेक्टर कर लेते हैं पहले। क्या कहते हो? ये तो हिस्टोग्राम तो बच्चों वाला है, वेक्टर कर ले। चलो। चलो 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 वेक्टर कर लेते हैं। फाइंड ओबी। देखो वेक्टर के अंदर 1 2 3 4 5 6 500। शफीक करेक्ट टू का आधा ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। करेक्ट टू का आधा। मैं आ रहा हूँ 26 पे भी आ रहा हूँ। ये वेक्टर काफी बच्चों वेक्टर करने के बाद मुझे लगता है चले जाएंगे। तो मैं वापस जाऊंगा पूरा पेपर कराऊंगा, टेंशन नहीं लो। जिनको रहना है वो रहे। ये ओबी। ओबी आपके पास कितना है? ओबी इज वेरी इजी। ओबी इज ओ ए प्लस ए बी। तो पहला पार्ट तो सबका ठीक होना चाहिए, तो कोई गलत कर ही नहीं सकता ऑब्वियसली। दिस ये भी कितना होगा? ये भी आपके पास होगा 3C। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2A+3C। या 3C पहले लिख दो और 2A बाद में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर 2A+3C। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। AM। AM भी मुझे कोई इतना मुश्किल नहीं लग रहा। AM कितना है? ये रहा A से लेकर M तक। और मेरे भाई इसको ऐसे लिख लो, ये कितना है? ये इतना कितना है? ऊपर एरो ऊपर। ये ए है, ठीक है, ये भी ए है। और ये भी क्या है? ए। सर ये कहाँ से मिला? भाई ये 2A है, तो ये भी 2A होगा। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है M इज द मिड पॉइंट, तो 2A का आधा 1A। सिंपल सी बात है। अब हम अपना एडिशन लॉ बनाएंगे। सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है। हमें जाना है ए से लेकर एम तक, तो हम जाएंगे ए से लेकर बी तक, फिर बी से लेकर एम तक। तो हमारा आंसर आ चुका है 3C-A। ये आसान है। 3C-A, यस। गुड। अब आते हैं, अब सेकंड पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है। 80, लेकिन इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था। अगर आपने वो तरीका सीख लिया तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। माइनस इसलिए आना क्योंकि नीचे डायरेक्शन हो गई ना। बी से एम आ रहा हूँ। एम से बी नहीं जा रहा, बी से एम आ रहा हूँ। अच्छा, रेशो वाला फॉर्मूला। रेशो वाला ठीक है। अब हम पहले अपना एडिशन लॉ बना लेते हैं। तो ए से लेकर टी तक आप कैसे जाना पसंद करोगे? मैं एडिशन लॉ क्या बनाऊं, पहले मुझे ये सिखाओ। ए से लेकर टी तक जैसे आप बोलोगे वैसे लिख लेंगे। AB+BD, वो मुश्किल हो जाएगा। और दो रास्ते, दोनों ठीक है। एक बच्चा AB+BT कह रहा है, ये भी ठीक है, सही है भाई। और एक बच्चा कह रहा है A से T, AO+OT। मेरे को ये अच्छा लग रहा है, AO+OT। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ मुझे ये क्यों अच्छा लग रहा है। उसका रीजन ये है कि अगर आप BT जाते हो ना, दैट इज अगेंस्ट द वेक्टर यू ऑलरेडी नो। इस डायरेक्शन में आपके पास कौन सा वेक्टर है? ये भी ठीक है, इसमें आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, प्लस माइनस की गलती हो जाएगी। मैं BT इसलिए प्रेफर नहीं कर रहा, ये एरो अगेंस्ट हो गई उस डायरेक्शन के जिसका मुझे वेक्टर पता है। क्या मतलब सर? मतलब मुझे इस डायरेक्शन में एक वेक्टर ऑलरेडी पता है, और वो कौन है? वो ये रहा भाई, ओबी। ओबी ऑलरेडी पता है आपको, सही है। अब इसमें रेशो गिवन है। रेशो कितना है? ये अगर 2 है तो ये कितना होगा? ये 1 होगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, मैं नहीं कह रहा। लेकिन मैंने आपको एक बहुत जबरदस्त तरीका सिखाया था। अगर आपको ओटी ढूंढना है तो आपके पास रेशियो होना चाहिए और टोटल वेक्टर होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या था वो आप देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओटी बराबर होगा फाइंडिंग, मैं बोल भी रहा हूँ, ये लिख लेना जिनके पास नहीं है फॉर्मूला। फाइंडिंग वेक्टर रेशियो, यानी अगर आपको ओटी ढूंढना है तो ओटी का रेशियो कितना है? 2। फाइंडिंग वेक्टर रेशियो अपॉन टोटल रेशियो। टोटल रेशियो का मतलब हो गया 2+1 इनटू टोटल वेक्टर। एंड टोटल वेक्टर आपके पास ऑलरेडी है 2A+3C। सही है। अब मैं इन सारी चीजों को उठा के फॉर्मूले में रखूंगा और मैं इसको मल्टीप्लाई भी करा रहा हूँ। 2 2 ज़ा 4, 4/3A। फॉर्मूला फिर से पढ़ूं। फाइंडिंग वेक्टर रेशियो
यानी आपको ओटी ढूंढना था, तो ओटी का रेशियो न्यूमरेटर में आ गया अपॉन टोटल रेशियो 2+1 इनटू टोटल वेक्टर। दिस फॉर्मूला हेल्प्स यू अ लॉट व्हेन यू आर गिवन रेशियो। ये आपके पास आ रहा है 2c। सही है, मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, 4/3। ये हो जाएगा 2 3 6, 6/3 2c। ठीक है, नहीं ये लिखा हुआ नोट्स में मिल जाएगा आपको फॉर्मूला। अच्छा, ए ओ की जगह आपके पास आ जाएगा, ए ओ की जगह आपके पास आ जाएगा -2a प्लस 4/3a प्लस 2c। अब आप पेपर में ऐसे नहीं लिख के आ सकते, आपको जो ए वाली टर्म है या सी वाली टर्म है वो आपको सिंप्लीफाई करनी होगी। ए ओ प्लस ए ए टी ही तो ढूंढना है, तो ओ ए प्लस ए टी नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपके पास आ गया आंसर, 3 2 6, 6। किसी ने सिंप्लीफाई कर लिया तो बताता आंसर क्या आ रहा है। 2c तो आ रहा है, ये तो मेरा पास भी आ रहा है, और ये आ रहा है -6 -2a अपॉन 3 प्लस 2c। किसी कोई कंफर्म करेगा ये आंसर आ रहा है। सर ए ओ एंड ओ ए सेम, बिल्कुल ही गलत बात कर दी आपने। ए और ओ ए कैसे सेम हो सकते हैं? अच्छा, ये कैसे सॉल्व हुआ देख लेना, ये मैंने एक स्टेप में कर दिया। इसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी -2a प्लस 4/3a। इसकी वर्किंग समझा रहा हूँ, ये हो गया, सिर्फ मैं वही समझा रहा हूँ। दिस इज 3, इसके नीचे 1 है, तो 3 2 6 -6a प्लस 4a। -6a प्लस 4a इज, ए पर रुकना, मुझे भी चेक करना था। -6a -2a, ये आपके पास आ गया -2a/3। लेकिन एक गलती हो गई है, वो गलती क्या है? हमारे पास ए ओ, हम जब ए ओ लेंगे तो वो हमारे पास 2a -2a, सही तो किया है। -2/3 -2a+4। अच्छा, 4/3 और 2c की सिंप्लीफिकेशन, ये देखना यहाँ पर, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, 2 2 4, 4/3 ये आ गया। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2/3। ए पर रुकना, अल्लाह अकबर बेटा, ये पहले ये ऐसे लिखूं या 2c -2a? आंसर तो ए, ये तो एक ही चीज है ना। ये तो यही हो गया कि आप ये कह रहे हो सर 3c+2a लिख दें। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा। अल्लाह, देखो एक और ट्राई कर लेते हैं लास्ट टाइम। आपको जाना था ए से लेकर टी तक, आपने रास्ता कोई भी इख्तियार कर सकते थे, मैंने ये रास्ता इख्तियार किया, ए ओ। शफीक, मैं तुम्हें घुस के ना एक पंच मारूंगा, ये कह रहा हूँ ए टी जाना है तो ए ओ प्लस ओ टी होगा ना, यूं जाएंगे। एडिशन रॉ का रूल है, ये दोनों अल्फाबेट जब तक सेम नहीं होते आप ऐड ही नहीं कर सकते उन बेचारों को। सही है शफीक, ये दोनों अल्फाबेट सेम होने चाहिए, और फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट वही होना चाहिए, ये यहाँ दिख रहा है, वरना तो एडिशन लॉ हो ही नहीं सकता। अब ए ओ वॉज सिंपल, ए ओ कहाँ था? ए ओ ये था, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन में ओ ए गिवन है, इसीलिए मैंने इसका साइन चेंज कर दिया, -2 है, ये भी बेसिक बात है। फिर हमने क्या किया, फिर हमें चाहिए था ओटी, ओटी हमारे पास नहीं था, लेकिन हमारे पास रेशियो था, ये रेशियो 2 है, ये रेशियो 1 है, टोटल रेशियो 3 हो गया। हमने क्या किया, OT = 2। फिर मैंने फॉर्मूला रीड किया जिसके अंदर मैंने सिर्फ प्लग इन किया, कुछ भी नहीं किया। फाइंडिंग वेक्टर रेशियो, हम ओटी ढूंढ रहे हैं तो मैंने फाइंडिंग वेक्टर रेशियो यानी ओटी ढूंढ रहे हैं, तो ओटी का रेशियो 2 है अपॉन टोटल रेशियो 2+1 3 इनटू टोटल वेक्टर। टोटल वेक्टर का मतलब है पूरी लाइन का वेक्टर, वो आपके पास ऑलरेडी था, ये रहा, इसको उठा के यहाँ रखा है। इसके बाद क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। नहीं भी करते तब भी यहाँ पहुंचते तो करना पड़ता भाई। अब मल्टीप्लाई कैसे किया, 2 2 4a/3, 2 3 6, 6c/3 2c। सेट है, इसको उठा के यहाँ रखा, ए वाले ए सिंप्लीफाई कर लिए। अब बस ये आंसर आ चुका है, अब आप इसको ऐसे लिखना चाहो या सी वाला, ये हो गया माइनस, ये बहुत ही सिंपल प्लस माइनस था वैसे, /3। अब लिखा शो दैट एटीएम इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब हो गया वन वेक्टर इज के टाइम्स अदर वेक्टर। अब मुझे आप बताओ, एटीएम, एटीएम आ गया भाई, इसमें से एटी हो सकता है, ए एम हो सकता है, और टी एम हो सकता है।
अच्छा, इन देखो वापस देखना, एटीएम का मतलब है एटी, टीएम, एएम। इन तीन में से कौन से वेक्टर मेरे पास हैं, यानी जो हैं उनको रहने दो और जो नहीं है उनको उड़ा दो, कौन से वेक्टर मेरे पास हैं? यस, तो हम किसको, हमारे पास ए टी ऑलरेडी है, यहाँ लिख देते हैं। ए टी आपके पास है -2a + 2c अपॉन 3। और ए एम है मेरे पास, यस, तो मैं टी एम उड़ा रहा हूँ, टी एम का काम नहीं है। ए एम आपके पास कितना है, ए एम आपके पास है 3c - a। अब मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको प्रूफ करना कोलिनियर या पैरेलल, देन वन वेक्टर इज के टाइम्स अदर वेक्टर। उसके लिए मैंने कहा था दोनों वेक्टर को डिवाइड करा दो, ये लोग डिवाइड करा रहा हूँ, डिवाइड का साइन बना दिया। अब अगर ये वेक्टर हमें किसी तरह कैंसिल करना है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, अभी हमने वर्किंग स्टार्ट ही नहीं किया, अभी हमने सिर्फ ये देखा कि ए टी एम एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमारे पास उसके अंदर, आवाज क्लियर आ रही है ना? यस। अब ए टी एम एक स्ट्रेट लाइन है, तो उसके अंदर हमारे पास तीन वेक्टर होने, दो वेक्टर होने चाहिए थे। हम वेक्टर कौन कौन से बना सकते हैं? अब ए टी एम, ये लाइन, इसमें हमारे पास ए टी भी हो सकता है, हमारे पास ए एम भी हो सकता है, और हमारे पास टी एम भी हो सकता है। हमारे पास इनमें से कौन से वेक्टर थे, हमने ऊपर पार्ट्स में देखा, हमारे पास ए एम और ए टी था, ए एम और ए टी मेरे पास था, तो टी एम वाली चीज मैंने उड़ा दी। अब ये रिड्यूस होने के बाद अगर वेक्टर कैंसिल आउट हो जाए, अगर वेक्टर कैंसिल आउट हो जाए, वेक्टर का मतलब ए और सी, तो खाली एक नंबर बच जाए बस। अब आपने इधर मेहनत करनी है, यानी आपने अपनी सिंप्लीफिकेशन पे मेहनत करनी है, तो जो कि बड़ी खतरनाक है इसकी बात है। इसका एलसीएम लो तो क्या बनेगा? ये एलसीएम ले तो बन जाएगा ये -2a प्लस, सिर्फ न्यूमरेटर को देखना अभी, -2a प्लस 3 × 2 = 6c अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 3c - a। सही है, ऐसे नहीं छोड़ सकते, अभी देखना भी करेंगे क्या, यहां तक आ गए आप लोग? सिर्फ एलसीएम लिया भाई, सिर्फ न्यूमरेटर का, इसके नीचे वन था, इसके नीचे वन था, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। अब इसमें से कुछ कॉमन है? यस, हम कॉमन निकाल रहे हैं न्यूमरेटर में से 2। अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, न्यूमरेटर में से कॉमन ले लिया 2, अंदर क्या बचा, -a प्लस 3c अपॉन, ये 3 नीचे भाग जाएगा इसके पास, ये आ गया इधर 3, और नीचे क्या बचा, इसको मैं उलट के लिख रहा हूँ, यानी ऊपर वाले में पहले ए लिखा हुआ है, तो मैं इसको भी पहले ए लिख रहा हूँ यार। ये हो गया -a प्लस 3c। वेक्टर कैंसिल आउट होना चाहिए, हाँ, अगर ऊपर वाला सी पहले लिखा होता तो हम देन नीचे वाले को भी सी पहले लिख देते, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ था। वेक्टर कैंसिल आउट होना चाहिए, सिर्फ नंबर बचना चाहिए, और वेक्टर कैंसिल आउट होगा अनलेस आपको कॉमन निकालना ना हो। वेक्टर कैंसिल आउट हो चुका है, आपके पास आंसर आ चुका है। आंसर क्या है, ए टी अपॉन ए एम, वो मैं समझाता हूँ, = 2/3। अब आंसर आ चुका है आपका, ए टी = 2/3। वो 3 नीचे क्यों गया वो मैं भी समझाता हूँ। ये वाली स्टेटमेंट इज मोर देन इनफ टू जस्टिफाई, सेटिस्फाई, सॉरी, ये है 2/3। ये स्टेटमेंट क्या है, क्या रही है, चीज चीज के कह रही है वन वेक्टर इज के टाइम्स द अदर वेक्टर। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के टाइम्स है। इफ वन वेक्टर इज के टाइम्स द अदर वेक्टर, इसका मतलब है वो पैरेलल भी हो सकते हैं और कोलिनियर भी हो सकते हैं। अभी कोलिनियर है, स्ट्रेट लाइन है, कोलिनियर स्ट्रेट लाइन, सब हाउ इज 75 इज गुड। अब ये 3 नीचे कैसे गया था, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये 2 मार्क्स नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, यही तो ये स्टार बनाएंगे। ये 3 कैसे नीचे गया था बेसिकली, दिस, यहां देखना, यहाँ करो -2a प्लस 6c डिवाइडेड बाई 3। ये बेसिकली ये था, डिवाइडेड बाय ऐसे ही होता है ना, जब डिवाइड का साइन हटता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, यानी -2a प्लस 6c अपॉन 3 इंटू 1/3c - a। देखा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 इसी के पास आया ना। तो इसका बड़ा आसान तरीका होता है, जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता है, जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता है वो नीचे भाग जाता है, सिंपल।
और वेक्टर का आखिरी पार्ट बड़ा टेढ़ा शेढ़ा आ जाता है। हाँ, ये था खतरनाक प्रूफ करने वाला। अब मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ, 25 कर लेते हैं फिर छुट्टी करते हैं। क्या बात है, 25 करो पहले। आधी नहीं, तो उसने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया उसके ऊपर। अच्छा, ए और बी निकालो, ए और बी, ए और बी, ए बी, ए बी, 7। बस 2 सवाल रहेगा, 25, 26। ओके जीनिया, ये हो जाएगा ए की पावर, पहले तो इसको अलग अलग कर दो, ए की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3b इज इक्वल टू 27x4। इसी का आंसर आ चुका है सवाल का। सुहेल का आ गया, इंशरा का आ गया। सर अगर हमें इसमें टीएम भी मिलता तब भी हाँ तब भी यही करते फाद। वरीशा पे डिवाइड करना पड़ेगा आपको साइड में। ए इज 3, बी इज 4 1 मल्टीप्लाई, ए इज 3, बी इज 4/3। यहाँ तो बड़ा बड़ा सिंपल, यह तो भी बड़ा सिंपल स्टेप किया है। यानी ए की पावर भी 3 है और बी की पावर, ओ सॉरी एक्स की पावर आपस में ये मल्टीप्लाई हो गई 3 into b। अब क्या करेंगे, अब इसको इससे इक्वेट करेंगे, फर्स्ट टर्म के बराबर है, यानी a³ इज इक्वल टू 27। फिर क्या करेंगे, हम 27 का क्यूब रूट ले लेंगे, या 3 का क्यूब कर लो, ये आ जाएगा 3। यानी ये स्टेप मैं शो कर देता हूँ। क्यूब हटाने के लिए हम क्यूब रूट लेते हैं, जैसे स्क्वायर हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो a की वैल्यू आ गई 3 और x3b इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। यानी हम कर क्या रहे हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के बराबर कर दिया। बस ये आखिरी सवाल है, कुछ सुन, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से बराबर कर दिया। बेसिस सेम पावर इक्वेट, यानी 3b = 4, b = 4/3। बेसिस सेम पावर इक्वेट, ठीक है। यानी इसको पहले देखना तो समझ में आएगा, a की पावर 3, a की पावर 3 हो गया, x की पावर आपके पास हो गया 3 into b। फिर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर कर दिया, जाहिर है फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से करेंगे और एक्स वाली टर्म को एक्स वाली टर्म से कंपेयर कर देंगे। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्यूब हटाने के लिए क्यूब रूट लेते हैं, 27 का क्यूब रूट सबको याद होना चाहिए। और दूसरा आपने क्या किया, सर बेस सेम तो नहीं है, उससे क्या होता है, या बेस सेम है ना इधर इधर, यहाँ पर बेसिस सेम थी, जब बेसिस सेम होती है तो पावर इक्वेट हो जाती है, यानी 3b और 4 आपस में इक्वेट हो जाएंगे। यहाँ से b की वैल्यू आ गई 4/3। अब जल्दी से बताओ 25 के बारे में कुछ पूछना है, 26 का पार्ट भी समझा दें, रुक तो जाओ ये तो कर लेते। ये हो गया 25 सबका सेट है। अब आते हैं, पहला पार्ट तो आप करो 26 का, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट 1,5। ओके, ये हो गया 1,5। बी करके दिखाओ मुझे, बी था खतरनाक और इसके मार्क्स भी ज्यादा होने चाहिए। द बी इज अ पॉइंट। अच्छा पहले तो मुझे बताओ, इसके बारे में मैंने क्या पढ़ाया आपको। बस इसका वर्ड आपको मिल गया तो फिर आपको थ्योरी पे जाना पड़ेगा। ये जबरदस्त, इसका मतलब है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ ड्रॉ नहीं करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। लोसा हमने ऐसे पढ़ा था, 2 पॉइंट्स 1 पॉइंट, 2 लाइन 1 लाइन, ये मैंने इस तरह पढ़ाया था, 2 पॉइंट्स हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर आपने करना क्या है, आपने 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिखवाए थे। -2 प्लस स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बुक के सबसे एंड वाले पेज पे 4 स्टेप्स लिखवाए थे। मैं पहले पार्ट की वर्किंग कर लूँ। ये आपके पास आ गया, -2 + 4 1 5। सबसे पहला स्टेप क्या था, आप मिड पॉइंट फाइंड करोगे, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ उससे कुछ नहीं होता, ये तो एक भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए ना नुमान। ये 1,5 ये हम कर चुके हैं। अब मुझे ग्रेडियंट बताओ, ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ ए बी। ये सेकंड स्टेप है, ये 4 स्टेप्स लिखवाए थे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप वाज मिड पॉइंट, यू फाइंड द मिड पॉइंट। सेकंड स्टेप वाज फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बताओ कितना आ रहा है ए और बी का, रिजबा ग्रेडियंट 2/3 या -2/3, 7 - 3 y2 - y1/x2 - x1, x2 - x7 - 3 4 - -2, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है
4/6 विच इज 2/3। करेक्ट। ये आपके पास आ गया ए बी का ग्रेडियंट। फिर आप निकालोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आपके पास ग्रेडियंट आ जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर ग्रेडियंट, हाँ बिल्कुल ठीक, यानी -3/2। ये थर्ड स्टेप है। पर हर जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनानी होगी ये 4 स्टेप्स ही फॉलो होंगे। मिड पॉइंट, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल। उसके बाद कुछ नहीं करना, इक्वेशन में पुट कर देना है। चौथा स्टेप, इक्वेशन कैसे बनती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम हमारे पास ऑलरेडी है जो हमने ढूंढा इन स्टेप नंबर 3। सी कैसे आएगा? सी आएगा पॉइंट रख के, और ये मैंने लिखवाया था कि सी कैन ओनली बी फाउंड थ्रू यूजिंग द मिड पॉइंट, यानी स्टेप नंबर 1। तो हम स्टेप नंबर 1 के कोऑर्डिनेट्स इसमें रखेंगे। 5 इज इक्वल टू -3/2 इंटू 1 प्लस सी। अब खुदा के लिए 2 को वहां मत भेज देना, ये मैंने भी कुछ दिन पहले भी बात बताई थी। 2 वहां नहीं जा सकता, और मैंने इस तरह समझाया था कि एक के पास फ्रैक्शन हो और दूसरे के पास ना हो तो 2 नहीं जा सकता। 5 इज इक्वल टू -3/2 प्लस सी। हाँ, ये पूरा वहां जा सकता है उठ के, खाली 2 नहीं जा सकता। सही है, तो हम इस पूरे को वहां ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा +3/2 इज इक्वल टू सी। अब सी की वैल्यू बताओ। एलसीएम लेके जा सकता है, यस एलसीएम लेके जा सकता है। सी इज नॉट 3.5, ये तुमने गलती कर दी, 2 वहां भेज दिया डायरेक्ट। सी इज 13/2, 6.5 भी लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक। एक और तरीका भी है, वो भी बता रहा हूँ। y इज इक्वल टू -3/2x प्लस 13/2। यहाँ से आगे बढ़ने का एक और रास्ता भी है, वो भी बताता हूँ। ये गलती प्लीज नहीं करना कि 2 को वहां भेज दो। यहाँ जब पहुंच गए थे तो हमारे पास एक और तरीका है कि हम इसका पहले एलसीएम ले लें। -3 + 2c/2। अब टू वहां जा सकता है। जब आप एलसीएम ले लेते हो ना, इसका मतलब है दोनों के पास एक कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, अब जा सकता है, आंसर सेम आएगा। 2 5 10, -3 + 2c, 13 इज इक्वल टू 2c, एंड c इज इक्वल टू 13/2। तो आप ऐसे भी वर्किंग कर सकते हो, लेकिन ये गलती नहीं करना कि खाली 2 को वहां भेज दो और पूरा पेज दिखाएं शुभ। ये हो गया आपका। टाटा बाय बाय। 2 घंटे सी 30, एक ही बात है। अल्लाह हाफिज। वहाँ ट्रायल एंड एरर से निकालना है। वाई डू यूज मिड पॉइंट? क्योंकि मिड पॉइंट ही होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए। और कोई सवाल?